हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियंस भर्ती 2024-25 भी कह सकते हो, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि कब होगा, लेकिन होगा जरूर। तो इसका प्रैक्टिस मॉक टेस्ट का ये 42वां वीडियो है, जिसमें हमने क्वेश्चंस को लिया है, परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को, जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो देखिएगा, अच्छे सारे क्वेश्चन लिए हैं। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, नॉर्मल, हार्ड, मॉडरेट, सभी टाइप के मिलेंगे। तो आप लोग बने रहिए और एक अच्छे तरीके से करने का कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यदि एक वृत्त की त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसका नहीं कितना क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, ये बात पूछ पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सर पर यहाँ पर सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि पहले त्रिज्या R1 एक था, अब R2 जो हो गया है इसका दोगुना, तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा। क्या करूंगा? स्क्वायर। और आपको भी करनी है। तो एक का स्क्वायर और दो का स्क्वायर कितना, चार। एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक, दो का स्क्वायर चार। तो यहाँ इसका अंतर कितना, तो आपका जवाब होगा तीन। तीन जैसे ही अंतर आया 300 मार्क के निकल जाइए, आपका राइट आंसर। अगर चार अंतर आता तो 400 मार्क के निकल जाते। हालांकि अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। ओके, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये है ना। तो अगर मैं R1 के रिस्पेक्ट में क्षेत्रफल निकालूं तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं यानी पहले वाले वृत्त का R1 से निकालूं क्षेत्रफल, तो क्या पाई का मान पाई रहने देता हूँ। हालांकि लिखिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रहने देते हैं। आर का मान वन, वन का स्क्वायर कितना, वन। तो ये क्या हो जाएगा, पाई सिर्फ। ठीक है, दूसरे स्थिति में R2 की स्थिति में अगर मैं क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो पाई होता ही होता है, लेकिन दो का स्क्वायर कितना, यानी दूसरी त्रिज्या कितनी, दो। तो दो का स्क्वायर चार। तो ये क्या आया, चार पाई। पहले क्षेत्रफल पाई था, अब क्षेत्रफल चार पाई हो गया। तो पूछ रहा है क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ है। तो यहाँ से देख सकते हैं कितना वृद्धि हुआ है, तीन पाई की वृद्धि हुआ है। तो नीचे में किस पर, पाई पर। तो नीचे में पाई थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। देखिए, मैं दोनों तरीका से इसलिए करा देता हूँ कभी कदाल, कि कुछ स्टूडेंट हमें पता है कि बिल्कुल ही नॉर्मल स्टूडेंट है। तो यहाँ पर परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो ये पाई से पाई खत्म, तो हुआ कितना, 300%। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। हालांकि आप ऐसे ही बनाओ, जल्दी आंसर निकल जाएगा, और हमें आंसर से मतलब है। बात समझ रहे हैं, आराम से निकल जाएगा, निकाल सकते हो आप लोग। नेक्स्ट देखिए, हाँ, अगर लगता है कि आप मेरे करने से पहले जो है कि आप जरूर ट्राई कीजिए, बनाने का कोशिश कीजिए, कलम कॉपी लेकर जरूर बैठिए, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसमें देखिए हम लोग करते हैं, 12 भुजाओं वाले एक सम बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण की माप क्या होगी। तो आंतरिक कोण बराबर एक फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। आंतरिक कोण बराबर जो है फार्मूला होगा n-2 इंटू 180 अपॉन n। ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब n क्या है, n आपका भुजा है। क्या है, भुजा। तो आपकी भुजा कितनी दी है, 12। तो यहाँ पर आप 12 पुट कीजिए। तो n के जगह पे 12 पुट करेंगे, 12 में 2 गया तो 10 गुना 180 बटे n का मान कितना, 12। बस कटाइए, ये 15 बार में कटेगा, 15 ढंग 150। अगर मान लीजिए कि आपको फार्मूला अगर नहीं याद रहा तो फिर कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक शॉर्टकट हमें पता है, जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कर रहा हूँ, समझिएगा, आसान होगा तरीका। ठीक है, तो बाह्य कोण के लिए होता है, बाह्य कोण, बाह्य मतलब समझते हैं, बाहरी कोण निकालने के लिए ये आंतरिक कोण है। ठीक है, ये आंतरिक कोण है। बाह्य कोण निकालने के लिए सीधा सीधा सिंपल सा होता है
360 में भुजा से भाग दे दीजिए। क्या कीजिए, भुजा से भाग दे दीजिए। तो 360 और भुजा कितना है, 12 गो। भुजा कितना है, 12 गो। तो ये आंतरिक कोण कितना निकल गया, 30 डिग्री। बस बाह्य कोण के लिए जो फॉर्मूला आप लगाइएगा, 180 माइनस बाह्य कोण के लिए, किसके लिए, आंतरिक, बाह्य कोण के लिए नहीं, आंतरिक कोण के लिए जो फॉर्मूला आप लगाइएगा 180 माइनस बाह्य कोण, बाह्य कोण, ठीक है। तो 180 में आप 30 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 150। तो इस तरह से जल्दी निकाल सकते हो, ये तरीके से। बात समझ रहे? तो दोनों तरीका मेरे उम्मीद से समझ में आ गया होगा, आराम से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर ये भी बात भी नहीं समझ में आ रहा है कि बाह्य कोण और आंतरिक कोण क्या होता है, तो मैं एक थोड़ा सा कुछ लेकर, मतलब एक फिगर लेकर समझाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। अगर ये कोण आपका अगर 60 है, ये कोण अगर 60 है, तो इसकी बाह्य कोण जो होगा, ये वाला कोण, ये वाला कोण जो होगा वह आपका कितना हो जाएगा, तो 60 और इधर 120, तो इसको बोलते हैं बाह्य कोण। बात समझ रहे हैं? अगर आप यहाँ से फाइंड करना चाहते हैं कि रियल में आता है कि नहीं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि रियल में आता है कि नहीं, तो देखिए कैसे, इसमें कितनी भुजा है, तो आपका जवाब होगा कि 3 भुजा है, ठीक है। तो बाह्य कोण निकालने के लिए क्या, 360 में आप भुजा से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा 120। क्या 120 बाह्य कोण आया कि नहीं, आ गया। अब आंतरिक कोण निकालना है तो बस 180 में माइनस कर दीजिए जो भी होता है, तो 180 में 120 घटाइएगा तो कितना, 60 डिग्री आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से ये चीज सोचकर आप इसको फाइंड कर सकते हो बिना फॉर्मूले का, ठीक है। नेक्स्ट, यदि ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, तब साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको करने का सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन जल्दी कैसे किया जाए, ठीक है। करने का तो जैसे यहाँ पर ए के जगह पर आप 60 फुट कर दीजिए, यहाँ बी के जगह पर 30 फुट कर दीजिए, बस मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जल्दी कैसे कर सकते हैं, तो जल्दी करने के लिए एक फार्मूला आपको पता होनी चाहिए। ये जो लिखा हुआ है इतना बराबर फार्मूला होता है, जानते हैं क्या, साइन ए प्लस बी, ये जो है ये साइन ए प्लस बी बराबर फार्मूला है। बात समझ रहे हैं? तो बस यहां पर ये भी पुट कर दीजिए, साइन ए कितना 60, डी कितना 30, बस साइन कितना हो गया, बन गया ये साइन 90। अब किसको नहीं पता होगा कि साइन 90 का मान क्या है कि नहीं, तो एक डायरेक्ट आंसर। चलिए इसके इस तरह के सूत्र मैंने कुछ सूत्र लिखकर यहाँ पर लगा दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए ये है टोटल, मैंने फार्मूला लगा दिया है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे जल्दी सवाल बनेगा। बहुत जगह ये सारे फार्मूले काम आएंगे, तो आप लगा लीजिएगा, निश्चित ही काम आएंगे और चुटकियों में आंसर दे देगा। तो जैसे साइन ए बराबर जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था, फिर साइन ए माइनस बी बराबर, फिर कोस ए प्लस बी बराबर, तो ये सारे मैंने फार्मूले लिख दिए हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। ओके नेक्स्ट, देखिए 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे कार्य करके 12 दिनों में एक इमारत की मरम्मत करता है, तो 30 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे कार्य करके कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हिसाब किताब, आपको यहाँ पर MDH फार्मूला तो पता ही होगा, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। अब ये सब क्या है, थोड़ा सा मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, समझिएगा। नीचे में W1 भी लगा सकते हैं, लेकिन W1 से कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पर W2 लगा सकते हैं, इससे लेकिन कोई लेना देना है नहीं, तो इसलिए मैं उसको नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। जितना सा है उतना सा चीज को मैं अप्लाई करा रहा हूँ। ये आपका M1 है,
ठीक है, ये आपका H1 है, ये आपका D1 है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आपका जो है M2 है, ये आपका H2 है। हमसे D2 पूछ रहा है कितने दिन, यानी D2 पूछ रहा है, बस यहाँ पर पुट कीजिए आपका आंसर, ठीक है। तो देखिए 39, D1 कितना 12, H2 कितना, H1 कितना 5, M2 आपका 30 व्यक्ति है, M मतलब मैन समझ सकते हो आप लोग, 30, D यानी डे कितना है, डे के बारे में पूछ रहा है कि कितना दिन लगेगा, तो D2 रहने देते हैं। H2 6 घंटा लग रहा है, बस इसको सोल्व कीजिए, D2 निकल जाएगा। तो मेरे उम्मीद से 12 पंचे 60, तो ये कट गया 2 बार में, और ये 2 से 3 बार में, और 3 से ये 13 बार में। तो D2 बराबर 13 राइट आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट। हाँ, अगर अभी तक आप लोग कहीं ना कहीं रुके हुए हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत पसंद आ रही होगी। तो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पसंद आ रही है तो दोस्त लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो करने के लिए। तो आपके लाइक से हमें मोटिवेट मतलब कि मैं मोटिवेट क्या बोलूँ, मतलब हमारी हौसला बढ़ती है, जिससे कि लगता है कि हाँ और भी आगे करानी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लाइक करोगे। तो नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को। एलपीजी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हुई, तो परिवार को अपनी एलपीजी की कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी कि गैस पर खर्च पहले के समान ही रह जाएगी। तो ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लीजिए पहले जो मूल्य था, प्राइस जो था वह 100 था, बाद में हो गया प्राइस यानी P2, मान लेते हैं प्राइस 1 और प्राइस 2, 20% वृद्धि हो गया। क्या हो गया, 20% वृद्धि। तो 100 पर 20% वृद्धि का मतलब 120, यही ना। तो आपका जवाब होगा हाँ यही तो होगा। तो ठीक है, तो ये मैंने डाटा निकाल लिया। अब पूछ रहा है कि एलपीजी की खपत में कितनी प्रतिशत कमी करनी होगी कि गैस की खर्च पहले के समान ही रहे। यानी कहने का मतलब कि रुपया हमको अभियो 100 का इस्तेमाल करना है, लेकिन हम जो है कि गैस की कमी कर देंगे, गैस को कम खर्च करेंगे, कितना परसेंट कम खर्च करेंगे। जब इस तरह का सवाल आए तो क्या करना है। तो देखिए यहाँ से ये कितना कम है, तो आपका जवाब होगा कि 20 कम है। किससे, 120 से, तो उसको नीचे लिखना है गुना 100, अब जाकर यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या होगा, आंसर। तो इसको कटाइएगा तो ये 6 टाइम, तो 100/6 कहने का मतलब 16.2/3 इतना आ जाएगा। कटाइएगा तो ये 100/6 आया, तो 16×96 बच गया कितना, 4/6। हाँ 16.2/3, जो कि ऑप्शन में तो है ही नहीं, लेकिन हो सकता है मिस्टेक हो गया ऑप्शन में। 16.2/3% ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह का जब सवाल आए तो ऐसे ही आप क्या करो, बात समझे। नेक्स्ट, इसमें मैंने क्या कहा कि इसमें रीजनिंग भी होंगी, मैथ भी, दोनों क्वेश्चंस होगा। तो लेकिन इस वीडियो में मैथ और रीजनिंग दोनों मिला हुआ है, अलग अलग नहीं है कि पहले मैं मैथ करा दूं उसके बाद रीजनिंग। कुछ मैथ भी आएंगे, कुछ रीजनिंग भी आएंगे, हो सकता है सिर्फ रीजनिंग आए फिर उसके बाद मैथ आए, इस तरह से इसमें है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मैथ मैथ के क्वेश्चन अभी और मिलेंगे, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन है ये, तो बनाइए। तो क्या कर रहा है, 100 विद्यार्थी का इतिहास को H, भूगोल को यानी 100 ने 1000 है, भूगोल को G, नागरिक शास्त्र को C के ज्ञान सर्वेक्षण के परिणाम के नीचे दिए गए आरेख हैं, ठीक है। तीनों विषय में जानने वाले विद्यार्थी और केवल नागरिक शास्त्र जानने वाले विद्यार्थी के बीच का अनुपात, जो तीनों विषय जानता हो,
तो तीनों विषय कहाँ पर है, जो कि एच में भी आना चाहिए, जी में भी आना चाहिए और सी में भी। तो आपका जवाब है कि ये 100 जो है ये तीनों को कवर कर रहा है, तीनों में आ रहा है। तो 100 यही तो कहा है, जो तीनों जानता हो और केवल जो नागरिक शास्त्र जानता हो। नागरिक शास्त्र को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, सी से। तो सी में सिर्फ आना चाहिए। अगर मैं 110 को देखूं तो ये एच और सी दोनों में, अगर 80 को देखूं ये जी सी में दोनों में, लेकिन ये 170 जो है, सिर्फ जो 170 है वह सिर्फ सी में है। तो अनुपात 70। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? 170 है, कितना है 170। तो बस इसको कटाइए, एक एक जीरो कट गया तो 10/17, ये इतना आंसर आ जाएगा। तो ये राइट है। ओके, इस सब क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है, भले ही कुछ दोस्त देखकर गड़बड़ा जाते होंगे, लेकिन इन सब डाटा एनालिसिस के क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं। और रेलवे का रूल है कि एक ना दो क्वेश्चन लास्ट में जरूर देता है। अगर जो पिछली बार ग्रुप डी एनटीपीसी का एग्जाम दिए हैं, एलपी का एग्जाम दिए हैं, तो उसको ये बात पता होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस एकदम लास्ट में देता है, 100वां नंबर पर। मैंने देखा है, मैंने भी लगभग एनटीपीसी के 5 एग्जाम दिए हैं, 5 एक 6 एग्जाम, क्योंकि एनटीपीसी का सीबीटी 1 भी, जो एनटीपीसी का सीबीटी 1 था, सीबीटी 1 उसको मैंने क्वालिफाई किया तो 5 लेवल में मेरा रिजल्ट हुआ था, जिसमें कि मैंने पांचों का फिर एग्जाम दिया, तो टोटल कितना 6 एग्जाम मैंने दिया। फिर ग्रुप डी का भी एग्जाम दिया, हालांकि दोनों में मैं क्वालिफाई किया हूँ। इसमें सीबीटी 2 में भी क्वालिफाई किया था, लेकिन सीबीटी 2 में सिर्फ एक ही एग्जाम में क्वालिफाई किया था, ठीक है, और ग्रुप डी में दोनों में। तो हमें पता है कि इस तरह के क्वेश्चन मैंने जितना भी पेपर दिया सभी में देखा कि लास्ट में एक क्वेश्चन जो है डाटा एनालिसिस का घुसा ही देता था, जो कि इजी ही रहता है। तो देखिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिएगा, डाटा एनालिसिस का नहीं छोड़ना है, बहुत इजी रहता है, थोड़ा सा ध्यान देना है और आंसर आ जाएगा। कथन का है कुछ कागज कलम है। चलिए यानी इसका डायग्राम बनाते हैं। कुछ कागज का ये वाला जो है वह कागज है। क्या है? कागज, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा कलम का है, कुछ हिस्सा किसका है? कलम का है, ठीक है। मैंने इससे बनाया ये वाला डायग्राम, ठीक है। सभी पेंसिल पेन है, गजब है। यहाँ कलमे लिख देता तो क्या होता, कोई दिक्कत था क्या? पेन लिख दिया, तो हालांकि है वही बात, इसको समझना है, ठीक है। सभी पेंसिल यानी पेंसिल जो है वो पेन के अंदर आ रहा है, पेन है यानी पेंसिल कहीं अंदर आएगा, किसके अंदर? कलम के अंदर पेंसिल, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम बना लिया, ठीक है। तो अब निष्कर्ष पर चलते हैं। कुछ पेन पेंसिल है यानी कुछ कलम पेंसिल है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ कलम का देखिए ये वाला जो हिस्सा है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो हिस्सा है वो कलम का भी तो हिस्सा है कि नहीं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ कलम का तो हिस्सा है। तो ये बात कुछ कुछ बोल रहा है, तो कौन सा गलत है? सही है। दूसरा कह रहा है कुछ पेन कागज है, कुछ कलम का हिस्सा कागज है क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ ये वाला जो हिस्सा है कलम का वह कागज में मैच कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये वाला भी बात सही है ना, दूसरा भी सही है। तो इसका एक और दो दोनों अनुसरण करेंगे। एग्जाम में देखिए आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने इधर किया, क्योंकि आपके सामने वहां पर स्क्रीन होगा और स्क्रीन पर आप लिख नहीं सकते हो। तो पेपर में जैसे 4 ऑप्शन है ना, 1 2 3, हालांकि यहाँ पर जो जितना निष्कर्ष है उस निष्कर्ष को लिख लेना है। उसके बाद करते जाना, जैसे पहला गलत रहता तो इस कटकुट लगाते हैं, दूसरा सही रहता तो सही लगाते, तीसरा गलत रहता तो गलत लगाते, उसके बाद पकड़ा जाता है कि हाँ पर्टिकुलर आंसर क्या है। ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है निम्नलिखित शब्द का चयन कीजिए जो ये वाला जो लिखा हुआ है में प्रयुक्त अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। इन सब क्वेश्चन पर आपकी नजर टिकी होनी चाहिए, ताकि बहुत जल्दी आसानी से बन जाएगा। एक बार आप इस पर नजर डालिए कि इसमें कौन कौन सा है, और फिर ऑप्शन पे डालिए
कि कौन सा अलग दिख रहा है, मतलब जो कि इसमें नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा जो इसमें नहीं है। इसका दो आंसर हो सकता है, मैं कारण बताऊंगा कि इसका दो आंसर क्यों होगा, लेकिन वो ऑप्शन नहीं रहने पर वो वाला हमारा आएगा जो मैं कहता हूँ। जैसे देखिए, इसमें आर कितना है, एक ही को आ रहा है, लेकिन इसमें आर दो को आ गया। इस हिसाब से ये आंसर गलत हो जाएगा, इस हिसाब से ये आंसर गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये सही मरवा रहा है। दूसरा कंडीशन देखिए, इसमें ढूंढिए कि ये इसमें जो भी है यहाँ ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर यू देख रहा हूँ जो कि इसमें नहीं है, आप ढूंढिए, देखिए नहीं है। तो इस हिसाब से ये वाला आपका गलत है, मतलब कि गलत कहने का मतलब कि नहीं बनाया जा सकता है, तो ये आंसर सही होगा। लेकिन दो गो आर भी तो इसमें नहीं है, क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? दो गो आर भी तो नहीं है। अगर ये ऑप्शन नहीं रहता, कहने का मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं रहता, तो आप इसको सही करके निकल सकते थे और बिल्कुल सही होता। ऐसा क्वेश्चन मैंने बहुत बार देखा है कि इस तरह से मतलब कि पूछता है, लेकिन उनमें से जो है कुछ ये वाला ऑप्शन नहीं देगा, कुछ अलग वाला ऑप्शन नहीं देगा। बात समझ रहे हैं? हालांकि ये सब बन जाएगा, जैसे MEDICIME, डबल आई। देखिए इसमें एगो आई है, लेकिन यहाँ पर डबल आई इस्तेमाल किया है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो इससे सिर्फ एक ही को बनाया जा सकता है, ये वाला। लेकिन यहाँ पर क्या नहीं बनाया जा सकता है, तो ये वाला कन्फर्म नहीं बनाया जा सकता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि यू इसमें है ही नहीं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से पूछता है, मैंने देखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ABC का औसत भार 45 केजी, ए और बी का औसत भार 40 केजी, बी और सी का औसत भार 43 केजी, तो बी का भार क्या होगा? तो सिंपल सा आपको एक चीज याद रखना होगा कि योग बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है औसत गुने कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, ये होता है। ये बात तो आपको अब याद हो गया होगा या पहले से भी जानते होंगे, हो सकता है। तो देखिए, तो मैं इन तीनों का अगर योग निकालूं तो कैसे निकालूंगा? ABC का योग यानी A प्लस बी प्लस सी, तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुना कुल संख्या। तो औसत कितनी है? 45 है। तो कुल संख्या कितना? एगो A, एगो B, एगो C, तीन ठो, तो तीन ठो। तो ये कितना हो जाएगा? 40 तो 120, 135 कितना हो जाएगा? 135। यानी ABC का कुल योग कितना हो जाएगा? भार का योग, कुल योग 135। ठीक है, ए और बी, ए और बी का योग अगर मैं निकालना चाहूँ तो औसत भार इसका 40 दिया है, और ए और बी कै को आदमी है? दो ठो, तो दो से गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 80, है ना। फिर बी और सी का औसत भार कितना है? 43। तो बी और सी का अगर योग मैं निकालना चाहूँ तो 43, कितने व्यक्ति हैं? दो व्यक्ति, तो ये आपका हो जाएगा 43 दूनी 86। अच्छा 86, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। हमसे पूछा है कि बी का भार, बी का भार, तो मैं इन दोनों को ऐड करूं, इन दोनों को ऐड करूं तो यहाँ पर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, और एगो बी एक्स्ट्रा है, एक देखिए यहाँ पर दो गो बी है, तो एगो बी एक्स्ट्रा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूं इधर का डाटा को, तो ये 80 80 160 166 कितना हो गया? 166। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहा हूँ। तो बताइए, हमसे बी के बारे में पूछा है और ABC तो हमको पता है ना कि 135 है, तो इन तीनों का योग हम यहाँ पर 135 पुट कर सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ कर दीजिए। बच गया क्या? बी, तो 166। तो बी बराबर कितना आ जाएगा? घटा दीजिएगा तो यहाँ से 31, है कि नहीं? हालांकि यहाँ से ही आप डायरेक्ट समझ सकते थे कि 6 आया, तो 6 में यानी कहने का मतलब लास्ट में 6 है और इसमें 35 घटाना, शुरू का 5 घटाना, तो एक लास्ट में आएगा, तो यूनिट डिजिट देखकर मार कर निकल सकते थे। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हालांकि इससे हार्ड सब क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कराया है इसका।
तो मैं सभी टाइप के क्वेश्चंस को करा रहा हूँ दोस्त, कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देखिए, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये भी रीजनिंग में ही काउंट होता है इस तरह के क्वेश्चंस। बात समझ रहे हैं? जरूरी नहीं कि रीजनिंग में सिर्फ कोडिंग रिकॉर्डिंग का पूछे या कोई सीरीज का पूछे, जरूरी नहीं है। इस तरह से भी जीके टाइप से भी पूछा जाता है, कुछ पहेली टाइप से भी पूछा जाता है। तो देखिएगा, क्वेश्चन को मैंने कुछ ऐसा भी क्वेश्चंस को लाया जो कि लगेगा कि नहीं रीजनिंग है, फिर भी वो रीजनिंग है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, इसको कैसे सजाया जाए, इसको कैसे सजाया जाए सार्थक क्रम में। तो बताइए, सबसे पहले क्या होगी? जनसंख्या वृद्धि होगी। क्या होगी? जनसंख्या वृद्धि। तो सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या होगी? बेरोजगारी बढ़ेगी। इसका मतलब 2 के बाद 4 आनी चाहिए। हालांकि 2 के बाद 4 कहाँ दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है, तो ऐसे मार कर निकल सकते हैं, लेकिन एक तरह से सजा लें तो थोड़ा लगेगा कि मतलब कि हाँ, हो सकता है ये आंसर। ठीक है, जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो इसका मतलब गरीबी भी बढ़ेगा, है ना? तो गरीबी बढ़ेगी, तो गरीबी जब बढ़ेगी तो हो सकता है रोग भी आ जाए, है कि नहीं? कि रोग आ जाएगा। जब रोग होगा तो लोग मर जाएंगे, है कि नहीं? मृत्यु भी होगी। तो 3, तो 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 ये सीरीज काम कर रहा है। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि सभी देश का यही हाल है, चाहे जितने भी आप देश देख रहे हो, जहां पर भी जनसंख्या बढ़ेगी तो वहां पर बेरोजगारी यानी ज्यादा हो जाएगी। जब बेरोजगारी होगी तो गरीब ज्यादा बढ़ेंगे। जब गरीबी बढ़ेंगे तो लोगों को रोग होना हो जाना फिक्स है। हो सकता है कि खाना पीना ना मिले तो बहुत सारे रोग हो सकते हैं उसको। बात समझ रहे हैं? जैसे ल्यूकेमिया, मतलब बहुत सारे रोग हो सकते हैं खाना ना मिलने की वजह से। जब रोग होंगे तो निश्चित है कि मृत्यु भी होंगे। तो ये कंडीशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 125, 80, 45, 20। तो अगला संख्या क्या होगा? देखिए, कल की वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था दोस्त, कि पता नहीं यूको यानी उसको नहीं बोलते इक्को, इक्को कैसे लागू हो गया तो पता ही नहीं चला। तो थोड़ी सी आधा दूर के बाद यानी आधा वीडियो के बाद जो है, इको चालू हो जाने के बाद थोड़ी सी डबल वॉइस आ रही थी। तो एक दोस्त कमेंट किए कि वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम। तो दोस्त मैंने उसमें नोट लिख दिए थे यानी नोट्स डाल दिए थे कि थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम है, लेकिन उतनी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्त। बात समझ रहे हैं? इतना था कि समझ सकते थे। ठीक है, लेकिन आपकी इच्छा, आपकी राय, आपका हुक्म सर आंखों पर, है कि नहीं? तो देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे? यहाँ से डिफरेंट देखिए, कितना कितना का डिफरेंट है। चलिए, इसमें इसमें कितना का डिफरेंट, तो आपका जवाब होगा कि 45 का। इसमें कितना का डिफरेंट, तो आपका जवाब होगा 35 का। इसमें कितना का डिफरेंट, आपका जवाब होना चाहिए ये यहाँ पर 25 का। इसमें कितना का डिफरेंट होना चाहिए? 15 का डिफरेंट। तो 20 में 15 घटाइएगा तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए, 125 में 45 घटा है, क्या हुआ है? घटा है। सब में क्या है? घटा हुआ है। तो यहाँ पर 15 घटाइएगा तो 5 फुट होगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। मेरा एक रूल है दोस्त, चाहे रीजनिंग हो, मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डालता हूँ कि इसको बताइए क्या होगा फलना ढिकालना। डायरेक्ट जो तरीका, अगर आपको मान लीजिए कि जो करना होगा, अगर आपको रोक कर, तो आराम से आप रोक कर सकते हो। मेरे बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है कि नहीं? तो मैं डायरेक्ट करा देता हूँ कि हाँ ऐसे बनेगा। बात समझ रहे हैं? मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। डायरेक्ट जो तरीका है, जो रूल है, जैसे बनता है उस तरह से मैं कराने का कोशिश कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुक्रम का लुप्त पद क्या होगा? सेम कंडीशन है कि यहाँ पर वाट के जगह पर क्या होगा। तो देखिए, मैं कहता हूँ जब इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो आपको प्लेस वैल्यू निश्चित याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू कहने का मतलब ए से लेकर जेड
जेड तक का जो प्लेस वैल्यू, ए कितना नंबर पर, 1 नंबर पर, जेड कितना नंबर पर, 26 नंबर पर। तो ये इस ए का प्लेस वैल्यू 1 है, जेड का प्लेस वैल्यू 26 है। जैसे पूछ ले कि ओ कितना पर आता है, 15, तो ओ का प्लेस वैल्यू 15। ये आपको कन्फर्म हो याद होना चाहिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन जो है आपका बहुत जल्दी आसानी से बन सके। इसके लिए मैंने कई वीडियो में ट्रिक भी बताया है, देखिएगा पिछली सारे वीडियो को, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने कराया है। मेरा मकसद देखिए क्वेश्चन कराना नहीं, मेरा मकसद है कि उस क्वेश्चन को फास्ट कैसे किया जा सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि मान लीजिए कहीं अगर आप टेस्ट मारने गए होंगे या कभी भी, या नहीं भी गए हो सकता है, लेकिन अगर गए होंगे तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि अंडर 10 के अंदर आते होंगे, 100 बच्चे 150 बच्चे में अंडर 10 के अंतर्गत आते होंगे, आते होंगे। तो कहीं ना कहीं जो अंडर 10 के अंदर आते हैं, क्या लगता है वो मैथ को इजी तरीके से, मतलब कि बेसिक तरीके से बनाते होंगे, या रीजनिंग को बेसिक तरीके से बनाते होंगे? नहीं, वो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से बनाते होंगे, उसका एक सॉल्व करने का तरीका अलग रहता होगा। जैसे कि नॉर्मल स्टूडेंट अगर उस क्वेश्चंस को करे तो मेरे उम्मीद से 1.5 से 2 मिनट लगा सकते हैं, लेकिन वही जो अंडर 10 वाले स्टूडेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड में करके निकल जाएंगे। तो यही फर्क होता है। और वो तरीका कौन सा इस्तेमाल करता है? बेसिक नहीं, कुछ अलग तरीका का इस्तेमाल करता है जिससे कि जल्दी आंसर आए। तो मैं उन सब तरीकों को यहाँ पर अप्लाई करने का कोशिश करता हूँ। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, जैसे 10 से 11 हुआ है, 11 से 12 हुआ है, 12 से क्या होना चाहिए? तो यहाँ से मैं देखूं तो एक बढ़ा है, फिर एक बढ़ा है, फिर एक बढ़ेगा, तो 12 के बाद क्या, 13। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 13, 13 पर आता है एम। इसका मतलब जो भी होगा एम से शुरू हुआ होगा ऑप्शन, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। तो अब मैं क्या इसका बीच वाला चेक करूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं डायरेक्ट इसका लास्ट वाला चेक करूंगा। जैसे इन 3 लेटर में, जैसे यहाँ जेड से शुरू हुआ है, तो जेड यहाँ 2 घटा है, यहाँ भी देखिएगा तो 2 घटा है, नहीं 24 में 2 घटा है तो 22 हुआ है, 22 पर भी होता है तो 2 घटा है, तो यहाँ से मैं भी 2 घटा दूंगा। तो 2 घटाने पर क्या आएगा? लास्ट में टी आएगा, यानी 20 आएगा। 22 में 2 घटाइएगा तो 20 आते हैं, आएगा, 20 पर आता है टी, तो टी लास्ट में होनी चाहिए, इसमें टी नहीं है, ये इसका कहानी खत्म, ये राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ा स्मार्ट तरीके को इस्तेमाल कीजिए। अब इसको बीच वाले को चेक नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर कोई नहीं गलत कर सकता है। बात समझ रहे हैं? जब सीधी उंगली से घी निकल जाए तो जरूरी है क्या टेढ़ा करना? नहीं ना। तो हमें आंसर तक पहुंचना है जल्दी। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए इन सब तरीकों पर ध्यान दीजिए। देखिए ए बी सी, इसमें पकड़िए। आपके मैंने कहा क्या कहा कि आपकी नज़र भी तेज होनी चाहिए कि क्वेश्चन को डायरेक्ट मैं कैसे फटाफट पकड़ूं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, देखिए क्या है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई जे के एल। उसके बाद यहाँ पर किससे शुरू होना चाहिए? एम से। किससे शुरू होना चाहिए? एम से शुरू होना चाहिए। क्या ये ऑप्शन एम से शुरू है? नहीं। ये ऑप्शन है? नहीं। तो ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। और एम के बाद लास्ट में देखिए क्या हुआ है, बीच में एक और लेटर आया, जे के बाद के के बाद एल आया, तो एम के बाद कहीं ना कहीं बीच में एन आया होगा, एन के बाद लास्ट में ओ आया होगा। क्या आया होगा बीच में? जो भी हो लेटर, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन इतना तो आया होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? लास्ट में ओ आया होगा, तो क्या ओ इसमें लास्ट में है? नहीं। तो ये डायरेक्ट आंसर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या पूरा करना जरूरी है क्या? नहीं। तो ये तरीके आपको पकड़ में आना चाहिए कि यहाँ हो क्या रहा है। बात समझ रहे हैं? तो देखते ही नजर में आ जाना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए बनाइए इस क्वेश्चन को। 6 व्यक्ति ए बी सी डी एफ निम्नलिखित शर्तों के अनुसार एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। तो उसकी कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, कुछ इस प्रकार से ये सारे बैठे हुए हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला नंबर कह रहा है कि कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति और गोल मेज में बैठे हैं। तो गोल मेज में बैठने का मतलब मैं कहता हूँ कि ऐसे बनाइए,
ये कितने व्यक्ति हुए? 4 व्यक्ति। ये कोई यहाँ बैठेगा, ये कोई यहाँ, 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 4 व्यक्ति। तो 6 व्यक्ति ने बैठाना, तो एक लकीर और खींच दीजिए, तो ये मेज ही बन गया। मान लीजिए कि ये अगर मैं इस पर ब्रीथ खींच दूं तो ये आपका क्या है, कहने का मतलब ये आपका एक मेज, गोल मेज बन जाएगा। ठीक है, तो अब मैं बैठाने के यहाँ पर कोशिश करता हूँ। ठीक है, ए और बी एक दूसरे के विपरीत है, तो ए को कहीं भी बैठाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके विपरीत में बी को बैठा दीजिए। उसके विपरीत में किसको? बी को बैठा दीजिए। ओके, अब कहता है सी ए के बाईं ओर बैठा है। सी ए के बाईं ओर जाने का मतलब इधर, दाईं ओर जाने का मतलब इधर। आप भी इस जगह पर बैठ के देखो ना कि आपका बायां किधर होगा। बात समझ रहे? तो बाईं ओर बैठने का मतलब कि इधर, तो ए के बाईं ओर कौन? सी, तो सी यहाँ पर बैठेगा। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा एक बात को आपको समझना होगा कि इनमें जो भी लेटर आया है, जो भी चीज आया है, उसी से रिलेटेड वाक्य को ढूंढनी है आपको, उसी से रिलेटेड वाक्य को ढूंढना है। तो इससे रिलेटेड वाक्य कहीं दिख रहा है क्या? तो मेरे उम्मीद से डी ई एफ डी नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर उस बात को अभी इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। डी और ई एक दूसरे के विपरीत है। डी और ई एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत बैठने वाला स्थिति कहाँ हो सकता है? या तो डी यहाँ बैठ जाए, या तो ई यहाँ बैठ जाए, या तो ई यहाँ बैठ जाए और डी यहाँ बैठ जाए। ये कंडीशन हो सकते हैं, है ना? क्योंकि विपरीत यहाँ तो बैठ कभी नहीं सकते हैं। डी आपस में बैठ सकते हैं क्या? क्योंकि ये जगह ही नहीं खाली है, तो कैसे बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। तो वो कंडीशन होगा। लेकिन अभी इन दोनों में कौन कहाँ बैठा है कन्फर्म नहीं है, लेकिन होगा यहीं पर, होगा यहीं पर। एफ डी के दाईं ओर है, डी के दाईं ओर। तो अगर मैं डी को यहाँ बैठा हूं तो दायां इधर जाना होगा, दायां इधर जाना होगा। तो क्या यहाँ पर सी तो ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है, तो क्या मैं डी को यहाँ बैठा सकता हूँ? तो आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये डी खत्म कहानी, यहाँ से ई का कहानी खत्म। तो डी यहाँ बैठा है और ई यहाँ बैठा है, और इसके बगल में जो व्यक्ति बचा होगा वो यहाँ बैठ जाएगा। तो बचा कौन है इनमें से? ए बैठ गया है, बी बैठ गया है, सी बैठिया गया, डी बैठिया गया। अब एक के व्यक्ति बचा है एफ, तो एफ को यहाँ बैठा दीजिए। अब हमसे पूछा क्या है, बी के बाई कौन है? तो बाई होने का मतलब क्या? इधर। बाएं होने का मतलब इधर। देखिए ऐसे घूम के जाएगा। तो बाएं बैठने का मतलब, यानी यहाँ पर आप एक चीज और भी थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, तो बाएं घूमने का मतलब कि क्लॉकवाइज। यहाँ पर बाएं घूमने का मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर बायां तो कौन है? एफ। आप समझ रहे हैं? कौन है? एफ। बी के बायां कौन है? एफ। एफ इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिए, बनाइए इसको। इसमें क्या कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो मतलब कि पुस्तक अगर पुस्तकालय से रिलेटेड है तो इनमें से डैश किससे रिलेटेड होगा, यह बात हमसे पूछा जा रहा है। तो करने का कोशिश कीजिए, देखिए आपके अनुसार क्या आंसर हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, पुस्तक का समूह को या संग्रह को पुस्तकालय कहते हैं। क्या मछली के संग्रह को या संग्रहालय को क्या नदी कह सकते हैं, या समूह को कह सकते हैं नदी? मछली के समूह को नदी कह सकते हैं क्या? नहीं, तो ये गलत। हवाई जहाज के समूह को क्या आकाश कह सकते हैं? क्या आकाश में सब हवाई जहाज को रख सकते हैं एक जगह? नहीं। गुलदस्ता के समूह को फूल कहेंगे क्या? नहीं। यहाँ पर अगर फूल इधर रहता तब आंसर हो जाता, फूल इधर रहता और इधर गुलदस्ता हो जाता तब आंसर हो सकता है, अन्यथा ये नहीं आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पर ये पुस्तक है और ये पुस्तक का समूह है, पुस्तकालय। यहाँ पर फूल होना चाहिए, यहाँ पर फूलों का समूह होना चाहिए, तब जाकर होगा। तो बचा हुआ एक ही है, तो यही राइट आंसर। यानी जहाज के समूह को बेड़ा कहते हैं। हो सकता है बहुत दोस्त पहली बार जाने होंगे कि जहाज के समूह को क्या कहते हैं, बेड़ा। जैसे आप लोग एक आंसर बताइएगा कमेंट में, मेढक के समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप आंसर दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है और
इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन जीके में पूछा जाता है, और रीजनिंग में तो पूछबे करता है, लेकिन जीके में भी पूछा जाता है। ओके। निर्देश, निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न दिए गए विकल्पों का विषम, वही विषम चुनना है। तो समय से सेकंड रिलेटेड है, दबाव से बैरोमीटर, आयतन से लीटर, लंबाई से मीटर, तो क्या आंसर हो सकता है? तो देखिए, समय का एसआई यूनिट ये कहीं ना कहीं सेकेंड होता है, यानी समय का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। दबाव का यूनिट बैरोमीटर नहीं होता है, या तो पास्कल होगा या न्यूटन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, या तो इसका पास्कल होगा या तो न्यूटन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। ये हो सकता है इसका यूनिट, लेकिन ये एक यंत्र है, ना कि ये यूनिट है। ये क्या है? यंत्र है। बात समझ रहे हैं? बैरोमीटर यानी दाब मापने की यंत्र है। आयतन का इकाई लीटर होता है, लंबाई का यूनिट मीटर होता है। तो ये सब यूनिट है, सेकेंड, लीटर, मीटर यूनिट है, लेकिन ये बैरोमीटर यंत्र है। तो इस हिसाब से ये आंसर आपका विषम हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्न के मतलब कि जो भी है, इसमें भी कहीं ना कहीं विषम चुनना ही कहता है। जब इस तरह का रहे और कुछ ना लिखा रहे तो मतलब समझिए कि विषम में चुनने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? उबालना, तलना, भूनना, छिलना, क्या डिफरेंट हो सकता है? तो मेरे उम्मीद से बहुत सारे दोस्त सही कर दिए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा छिलना। क्यों? देखिए, इसका मैं कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं एक कारण बता रहा हूँ। इस सब को करने के लिए, उबालने के लिए हीट की जरूरत पड़ेगी, तलने के लिए भी हीट की जरूरत पड़ेगी, भुनने के लिए भी हीट की जरूरत पड़ेगी। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? या हो सकता है कि इन सब काम को करने के लिए जो है आग की जरूरत हो सकती है। बात समझ रहे हैं? आग की जरूरत हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आग से ही सिर्फ भुना जा सकता है। आप हीट से भी भून सकते हैं, या हीट से भी तल सकते हैं, या हीट से भी उबाल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कोई हीटर का इस्तेमाल करेगा, हीटर में कौन सा आग होता है? होता है क्या? नहीं ना। तो हीटर में हीट तो ही होता है, आग नहीं होती। हालांकि जला सकते हैं किसी को, हीटर से जब मुर्दा जल सकता है तो क्या बात है। नेक्स्ट देखिए दोस्त, पुनः कह रहा हूँ कि अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए दोस्त। थोड़ी सी हमारी हौसला बढ़ती है, और लगता है कि चलिए, जब आप लाइक सब्सक्राइब करते हो तो मन करता है कि और भी वीडियो इस सीरीज को और दो थोड़ा आगे तक ले जाऊं। इसके बाद फिर मैंने सोचा है कि जेई का प्रीवियस ईयर पेपर करा दूं। हालांकि जो एलपी टेक्नीशियंस का प्रीवियस ईयर पेपर था, उसका टोटल सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, फुल पेपर सॉल्यूशन करवाया है। उसके बाद आपका मैथ और साइंस का करवाया है, मैथ और साइंस का, उसके बाद मैथ और रीजनिंग का करवाया है, मैथ और रीजनिंग का। तो इस तरह से मैंने टोटल बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व कराया है प्रीवियस ईयर का। हालांकि बीएसएससी का भी प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्व कराया है। तो आपकी इच्छा, आप जाकर देख सकते हो। वहाँ वहाँ आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। फुल सॉल्यूशन करने का मतलब कि जिसमें जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, और सिर्फ मैंने करेंट अफेयर को छोड़ दिया, लेकिन कहीं कहीं जो अभी से रिलेटेड करंट अफेयर्स था उसको मैंने अपडेट करके किसी किसी वीडियो में कराया है। हालांकि इन सभी चीज को एक साथ कराया है। बात समझ रहे हैं? भले ही पार्ट दो दो पार्ट में करके, प्रत्येक शिफ्ट को दो दो पार्ट में करके कराया। टोटल जो 75 क्वेश्चंस के पहले जो एलपी टेक्नीशियंस का हुआ था, उसका मैंने टोटल पेपर 29 शिफ्ट में हुआ था, और उसका 29 शिफ्ट का मैंने कराया है। तो हो सकता है तो आप लोग जाकर देखिए अगर टाइम मिलता है तो। हालांकि लेकिन फायदा बहुत होगा, मैं निश्चित करता हूँ कि फायदा बहुत होगा, क्योंकि वहां पर आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, और सभी टाइप के तरीके देखने मिलेंगे कि मैं साइंस को भी कैसे सोल्व कराता हूँ, मैथ को भी कैसे सोल्व कराता हूँ। उन सारे तरीके को आपको देखने के लिए मिलेंगे, और कैसे जल्दी किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो निम्नलिखित में से विषम चुनना है, तो इसमें भी विषम चुनना है, तो चुनिए।
तो देखिए इसमें क्या है, ये आपका 25 का स्क्वायर है, ये आपका 32 का स्क्वायर है, ये आपका 11 का क्यूब है, ये आपका 30 का स्क्वायर है। तो बस विषम दिख गया कि एगो क्यूब है, बाकी बात सब स्क्वायर है, तो यही अलग है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, चलिए इसको बनाइए। चलिए इसमें हुआ क्या है, क्या किया गया है देखिए। तो इसमें हुआ कुछ नहीं है, इस 25 को इस 5 से भाग दिया है, तो इस 25 को आप 5 से भाग दिए हो, फिर जाकर 12 से गुना किए हो, तब जाकर ये 60 आया। इसको सोल्व कीजिए तो 25 25 12 पंचे 60। फिर उसी तरह से इस 18 को इस 2 से भाग दिया है और इस 17 से गुना कर दिया है, तो ये 17 से गुना कर दिया है, तो ये क्या बन गया है, 9 दूनी 18 17 नमा 53 से, यानी ये 153 हो गया। तो उसी तरह से 136 को यहाँ पर क्या है पता नहीं, नहीं 36 को यहाँ पर क्या है नहीं है पता नहीं, तो मान लेते हैं 1 से, फिर इससे गुना किया गया होगा, 16 से गुना किया होगा, तब जाकर 96 आया है, तब जाकर क्या आया है 96। तो x की वैल्यू पूछ रही है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो ये 16 के 96, 6 के 36, तो x बराबर क्या आ गया 6, तो यहाँ पर आपका 6 इज राइट आंसर। क्या बात को समझ रहे हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस टाइप का और भी लिया है, तो देखिए निम्नलिखित विकल्पों का लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है देखिए। तो यहाँ पर देखिए 3 का डबल हुआ है यहाँ पर, तो ये 6 बना। इसके बाद इस 6 का क्यूब कर दिया है, क्या कर दिया है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना 216। फिर उसी तरह से 4 का डबल हुआ है, फिर 8 का क्यूब कर दिया, 8 का क्यूब, क्यूब करने का मतलब 8 को 3 बार गुना किया है, क्यूब करने का मतलब क्या 8 को 3 बार गुना कर दिया है, तो 512 आया। उसी प्रकार से यहाँ पर तो सीधा सीधा सिंपल सी भाषा दिख रहा है कि ये जो बीच वाला है उसी का क्यूब हो रहा है, तो यहाँ पर 10 का क्यूब कीजिएगा कितना होगा 1000, डायरेक्ट कम खत्म, इतना सोचना क्या। नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आप आंसर सॉल्व करके दीजिएगा क्या आंसर होगा। ठीक है, इसको मैंने नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। ठीक है, और चलिए पिछली वीडियो के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मैंने पिछली वीडियो में कुछ साइंस के क्वेश्चंस को पूछ दिया था मेरे, हालांकि बहुत सारे दोस्तों ने सही आंसर दिया है। तो देखिए इसको कैसे किया जा सकता है। कहता है 15 जून 2015 को 15 डिग्री सी यानी 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, इसका फ़ारेनहाइट में कितना होगा। ये जून 2015 फलना ढिकलना ये सब बेकार है, सिर्फ कहने का मतलब कि 15 डिग्री सी बराबर कितना फ़ारेनहाइट होगा, कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होगा ये पूछ रहा है। इसका कहने का मतलब सिंपल सा है। मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपकी आसानी से चाहे किसी भी चीज में बदलने के लिए बोले तो आराम से बदल सकते हो। आपको लिखना क्या है, CFR जैसे डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रेडियन, केल्विन, तीन वो होता है ना तापमान को मेजर करने के लिए, 3 यूनिट का यूज करते हैं, है कि नहीं। तो ये नीचे में लिखना है 5945, कितना लिखना है 5945, यानी सी के नीचे 5 लिखना है, एफ के नीचे 9 लिखना है, और आर के नीचे 4 लिखना है, के नीचे 5945 तो 5 लिखना है। ठीक है, और थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा यहाँ पर इसमें 32 लगाना है माइनस में, और इसमें -273 डिग्री लगाना है, बस आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अब आपसे कुछ भी पूछे तो आंसर कर देना है, और सबको आपस में बराबर कर देना है। क्या करना है, सबको आपस में बराबर। हमसे डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए बोल रहा है, तो हमको बस इतना सा का जरूरत है, इतना सा का जरूरत है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर कुछ और पूछता, तो जैसे केल्विन पूछता, तो हमको इन दोनों को छोड़ना पड़ जाता और इसको लेना हो रहा था। ठीक है, लेकिन बराबर में, तो बस यहाँ पर ये उतारिए C/5 बराबर F माइनस 32/9। तो वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए, C का वैल्यू कितना है 50/5, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ ताकि समझ में आए। ठीक है, तो ऊपर F माइनस 32/9। ठीक है, तो ये 5 से कितने बार में कटे, 10 बार में 10 9 90 प्लस
ये 32 है तो इधर प्लस में आ जाएगा, उधर माइनस में, तो ए बराबर निकल गया। तो 90 30 120 2 22 122 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर आपका 122 डिग्री। आराम से आप आराम से निकाल सकते हो, इजी ही था। ठीक है भाई, 132 का 122 कितना हो जाएगा 122। तो ये चीज याद रखिएगा, काम आएगा इससे। एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, यानी बहुत ज्यादा चांस रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को पूछे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा 122 डिग्री। हालांकि आप किसी में भी निकाल सकते हो, किसी से भी पूछे तो निकाल सकते हो। तो ये चीज आपको याद रखना है, बस इतना सा। एक बार आप, हो सकता है जैसे अगर ये मान याद नहीं हो रहा है तो याद करने का एक ट्रिक बताते हैं आपको, हो सके तो अप्लाई कीजिएगा, याद हो जाएगा। मोबाइल तो होगी आपके पास, उसमें पासवर्ड भी लगता होगा, पासवर्ड यही लगा दीजिएगा ना। अगर पासवर्ड भूल जाइएगा तो मेरे वीडियो पर पहुंचिएगा और देख लीजिएगा कि हाँ ये था। अगर ये चीज याद करते हैं तो आराम से आपका एक नंबर तो फिक्स है कि नहीं। नेक्स्ट, मैं भी करता था कभी ऐसे, बात समझ रहे हैं। मैं भी उन सारे दौर से गुजरा हूँ जो आप अभी हो सकता है गुजर रहे हो। मैं भी उन सारे तरीकों से मतलब उन सारे तरीकों को झेला हूँ जो हो सकता है कि अभी बहुत सारे नए स्टूडेंट झेलते होंगे। ये मेरा कहने का मतलब, मैं शुरुआत से ही थोड़ी ना ये सब तरीका लगाता हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं बेसिक से करता रहा। जब शुरू में मैं भी तैयारी करना शुरू किया होगा तो कहीं ना कहीं बेसिक से लगाते होंगे, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ और तरीके को मैंने जाना, तो मैं वही चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर हो सके तो देखिए दोस्त, मेरा कहने का मतलब, जो तरीका लोग 1.5 साल 2 साल 6 महीना के बाद उस तरीके को सीख पाते हैं, उसको मैं किसी एक वीडियो में आपको अप्लाई करके दे देता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि तरीके को सिखा दूँ, जिससे कि आप भी कंपटीशन के लेवल में आ जाओ। बात समझ रहे हैं। तो इसलिए तो, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए ये क्यूआर स्कैन करके जोड़ सकते हैं, जिससे कि जहां पर कि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और किस टाइप क्वेश्चंस भी मैं वहां पर डाला करता हूं। तो पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर यहाँ से क्यू स्कैन करके आप नहीं जोड़ पा रहे हैं तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए, हाँ, और अगर अभी तक अगर कंप्लीट देखे हैं, और हाँ एक चीज पूछना भूल गए, आप लोग कितने, कौन कौन जो है जो कि फेसबुक पर से यहाँ पर आए हुए हैं चैनल पर, एक बार कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि मैं फेसबुक पर भी जो वीडियो मैं यूट्यूब पर छोड़ता हूँ उसको मैं फेसबुक पर भी अपलोड करता हूँ, तो कई सारे दोस्त फेसबुक पर से भी आते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ फेसबुक पर से कितने लोग आते हैं, वो आप एक बार कमेंट करके बताइएगा दोस्त, ताकि मैं भी जानूँ कहाँ फेसबुक पर भी वीडियो जा रहा है और दूसरे तक पहुँच रहा है। बात समझ रहे हैं। तो अभी तक भी अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, अन्यथा मैं बाद में मिलने वाला नहीं हूँ। बात समझ रहे हैं, क्योंकि अभी तक आप हमारे मुंह से ये नहीं सुने होंगे कि हम इस चैनल का नाम क्या है। अब हो सकता है कि आपने नीचे में नजर डाला होगा तो कुछ दिखा होगा, और हो सकता है भूल भी जाए कि क्या लिखा था, है कि नहीं। तो क्या बोलूं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो आप तक मिल सके। और ये बात हमसे क्या बहुतों से सुने होंगे, क्योंकि अब आप यूट्यूब की दुनिया में नए नहीं, पुराने हो चुके हो, और ये सब बातें बोलने में तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा, बिना बोले आप लोग सुनते कहाँ। अगर सुन लो तो मैं क्यों बोलूं, ये मेरा काम है बोलना, आपका काम है सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो दोस्त, हमारे हौसले बढ़ाने के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके तो अपने भाई मित्र बंधु जो भी हैं या कोई स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी हमारे साथ और भी साथी जुड़ सके, जो कि इस सफर में और भी हमारे साथ आगे बढ़ सके। बात समझ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा कीजिएगा, और अपना जो है कीमती फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त। अगर आप बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है, थोड़ा सा गुड फील होता है कि चलिए कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है किसी को, किसी ना किसी को। बात समझ रहे हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आप ऐसा कीजिएगा। बाकी बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।